देखो हमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड बाय अ रिंग अलोंग इट्स एक्सिस। मतलब एक रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एक रिंग लिया आपने और इस रिंग में आपने जो करंट है वो आई करंट फ्लो कर दिया। तो इसके सेंटर के अलोंग एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, इसकी एक डेरिवेशन जैसा है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। आगे हाँ ठीक है, इतने आगे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर, ये जो रिंग है ना, ये कुछ ऐसा है। मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग को देखते हैं। ये रिंग इस तरीके से रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। और इससे यहाँ पर ये जो एक्सिस है मिड पॉइंट से, मुझे इसके जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ऐसा कुछ सीन है, ओके। तो मुझे ना फर्स्ट पूरे रिंग का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, मुझे एक पॉइंट का पता है कि किसी वायर में अगर मैं डीएल लेंथ का एलिमेंट कंसीडर करता हूं, आईडीएल लूं, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये होता है। मुझे एक रिंग का पता है, मतलब रिंग का क्या, मुझे एक एलिमेंट का पता है। तो मैं क्या करता हूं, इस रिंग के ऊपर एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। तो ये जो रिंग था उस पर मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया डीएल लेंथ का। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा था, तो इसका करंट एलिमेंट क्या आ गया, आईडीएल आ गया। अब इस आईडीएल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस लाइन के मतलब इतना डिस्टेंस पर होगा, ये हो गया आर। ठीक है, अब देखो हमें इंपॉर्टेंट है इसमें डायरेक्शन देखना। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वेक्टर आईडीएल, सेकंड वेक्टर आर। तो मेरा जो फर्स्ट वेक्टर है इस रिंग में मैंने ऊपर कंसीडर किया, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आईडीएल मेरा अगर ऊपर वाला एलिमेंट लिया तो आईडीएल मेरा सामने रहेगा ऊपर की तरफ। ये मेरी जो फिंगर्स है वो आईडीएल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आर कहां पर है, आर है मेरा इस पॉइंट पर, यहां कहीं पर। एक्सिस क्या लोगे ना, तो मुझे अपने पाम को उस तरफ करना पड़ेगा। मेरा पाम इधर जाएगा तो थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, थोड़ा सा इंक्लाइन होगा ना, क्योंकि आर जो है नीचे की तरफ है। तो मैंने अपना पाम जब थोड़ा सा इंक्लाइन किया तो मेरा थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ किसी एंगल पर। तो यहां पर जो मेरा थंब आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा रहेगा। क्लियर है। अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूं, मान लेता हूं कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है, तो ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और इसका वाई एलिमेंट क्या होगा, डीबी साइन थीटा। क्लियर है। सेम मुझे पता है ये जो रिंग है वो सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक होती है तो ऊपर वाले के जैसा नीचे वाला पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं यहां पर, तो यहां पर देखना, अगर मैंने नीचे वाला पॉइंट कंसीडर किया है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये रहेगा, ये आर डिस्टेंस। सेम थीटा एंगल पर कंसीडर कर रहे हैं तो डीबी, तो ये क्या हो गया, डीबी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, डीबी साइन थीटा आ गया। क्लियर है ये चीज, हमें दो उससे पता चल गया। तो मुझे ये तो पता चल गया कि जो y वाला एलिमेंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाला बचेगा। तो आपका ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो कितना हो गया, एक्स डायरेक्शन में रहेगा, और वो कितना हो जाएगा, dv cos थीटा हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो 2 dv cos थीटा होगा, ये भी dv cos थीटा, ये भी dv cos थीटा, 2 dv cos थीटा होगा, लेकिन उसमें फिर आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो आधे का करना पड़ेगा। मैं एक ले रहा हूं dv cos थीटा, तो मैं पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा। ये चीज मुझे समझ में आ गई, ओके। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है वो भी देखते हैं। इसका जो रेडियस था आपने कंसीडर कर लिया कि ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है,
वैल्यूज पुट करें तो म्यू बाय 4 पाई म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। ये रहा अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, जब मैं क्रॉस को हटाऊंगा तो आई डी एल आर साइन अल्फा कॉस थीटा चल रहा है अपॉन आर क्यूब साइन अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है एल और आर के बीच का एंगल। एल है आपका सर्कमफेरेंस के अलोंग सीधा, और आर का है इस डायरेक्शन में नीचे इंक्लाइन है थोड़ा सा। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा हमेशा। चाहे ये नीचे भी चला जाएगा तब भी दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री रहेगा। समझ रहे हो ये चीज? तो आपका जो साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा मतलब अल्फा क्या रहेगा आपका 90 डिग्री, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा ना। साइन 90 1 होता है। अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो साइन अल्फा या साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो अपना जो डीबी आ जाएगा वो डीबी क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये आर से देखो ये आर स्क्वायर बच गया नीचे, साइन अल्फा 1 कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे कॉस थीटा निकालने का है, तो ये थीटा है तो ये होगा मेरा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 तो ये क्या आ जाएगा थीटा हो जाएगा। किस किस के बीच एंगल है? स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में। तो यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस यहां से हम कंसीडर कर रहे हैं ये ट्रायंगल, तो बेस कितना है r, हाइपो कितना है स्मॉल r, तो r अपॉन स्मॉल r। ये वाले वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट कर लो तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो ये r बाहर आ जाएगा, i बाहर आ जाएगा, r क्यूब बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ dl। अब dl कहां से कहां तक वेरी करेगा? मिनिमम लेंथ 0 हो सकती है और मैक्सिमम पूरा सर्कल 2 पाई r हो सकता है, तो 0 टू 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, तो v इक्वल्स टू dl का इंटीग्रेशन 2 पाई r अपॉन r क्यूब, सो v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 पाई से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, जहां पर r क्यूब यही लिख दो वैल्यू। r को मैं क्या लिख सकता हूं देखना, स्मॉल r को रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मैं लिख सकता हूं पाइथागोरस से लिख रहा हूं ना ये तीनों से, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा ना तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2, ये हो जाएगा। कॉपी करो इसे एक बार, कॉपी कर लो, अभी थोड़ा सा बाकी है। सर लास्ट में अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ लास्ट में में सर हाँ हाँ सर। ये वाला आर क्यूब दिख रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ अभी ठीक है सर।
हो गया? हो गया सर। ओके, अब अगर मैं यही कर देता हूं, तो अपना जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या रहा? b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये रिजल्ट रहा। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है? तो यहां पर x का वैल्यू 0 पुट किया मैंने, क्या बचेगा? आर स्क्वायर पावर 3/2। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, आर स्क्वायर पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया। क्या हुआ? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब कैंसिल होगा, तो b एट सेंटर विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r, सॉरी आर स्क्वायर से इसको कैंसिल किया तो क्या बचेगा? अपॉन 2r। ये अपना रिजल्ट रहेगा कि सेंटर पे, अगर किसी भी रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये रहेगा। करो कॉपी। हो गया? हो गया तो इक्वेशन का यस सर। क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus uh, with speed 2 into 10 to the power 6 meter per second and in an orbit of 2 into 10 to the power yeah 0.5 into 10 to the power minus 10 meter. Find electric field at center of atom. ये क्वेश्चन है अपना। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? अब वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसका स्पीड आपको गिवन है 2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, और वो जो ऑर्बिट है मतलब जितना रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है वो दिया हुआ है 5 into 10 to the power मतलब 0.5 into 10 to the power minus 10 मीटर, ठीक है? नाउ आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा सेंटर पे।
तो हमें देखो ये चीज देखना है कि फर्स्ट तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एटम, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहले तो हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, क्या रीजन है मैग्नेटिक फील्ड होने का। तो मुझे पता है ये जो हाइड्रोजन एटम है वो एक रिंग की तरह है ना, एक सर्कल रिंग की तरह है। मुझे पता है रिंग के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपसे इसमें पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एटम, मतलब इसके सेंटर पे मुझे पूछा हुआ है। चलो मुझे पता है किसी भी रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, साइड में लिख लेते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r क्या है, ये वाला रेडियस, ये आपको गिवन है क्या, हाँ गिवन है, गिवन है। चलो ठीक है, आई गिवन है क्या, करंट गिवन नहीं है, ओके। म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है, तो कांस्टेंट है वो भी हमें पता है, ओके। मुझे एक एक्स्ट्रा में एक स्पीड गिवन है और आई यहाँ पे नहीं पता है, तो आप लोगों को अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पता हो तो आपको पता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, और हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज, जब ये चार्ज रिवॉल्व करेगा तो एक चक्कर में कितनी बार निकल, सॉरी एक सेकंड में वो कितनी बार यहाँ से निकल जाएगा, वो अगर हम यहाँ देख ले तो वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट मुझे फाइंड करना था, क्या होता है Q अपॉन T, Q टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, ठीक है 2 पाई r, और अपॉन वेलोसिटी। तो मेरा I करंट जो होगा, Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो E लिख देता हूं, B ऊपर चला जाएगा 2 पाई r। मुझे देखो इसमें से सब पता है, B पता है, पता है, E पता है, पता है, 2 पाई r सब पता है ना, वैल्यूज पुट कर देते, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I की जगह E B अपॉन 2 पाई r अपॉन क्या था अपना 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट EB अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, करो कॉपी और वैल्यूज पुट करो। सर हो गया, समझ में आया ना क्या किया हमने। हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें पता है अगर करंट फ्लो होगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये जो कौन है यहाँ पे, मैं ही तो अकेला, तो यहाँ पे करंट अगर फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सर नितिन बुला रहा था आपको। नितिन क्या हो गया उसको, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ना कॉपी है, इसमें वैल्यूज पुट करना है, ऐसा नहीं इसे कॉपी करके छोड़ दो, ये वैल्यूज है ना, सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है इसको आगे।
सर हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं इसमें अपने। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ चार्ज होता है ना उसकी वजह से फाइंड करते हैं। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को किसी पॉइंट पर कंसीडर कर लो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा। और एक रियलिटी ऐसा है कि अगर कोई रिंग होती है ना, आपको पता है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक नोट डालना है इसके नीचे, अपना जो रिंग वाला क्या था ना, मतलब इसके नीचे डालो चलेगा। नोट क्या है, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स इन रिंग, इसका मतलब क्या है, एक रिंग फिर इसके ऊपर एक और रिंग फिर तीसरा रिंग, ऐसे कई सारी अगर रिंग्स है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे या किसी भी पॉइंट पर हम निकालना चाहे तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 I, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो करंट होता है ना n I, जो पहले करंट कितना था I, अब n नंबर ऑफ टर्न्स में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, NI, नंबर ऑफ टर्न्स, आप करंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, पहले इतना करंट था अब कई सारी बार टर्न्स आ रहे हैं तो NI R² प्लस x² पावर 3/2, मतलब n आगे आ जाएगा। सेंटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, मतलब I की जगह आपको क्या लिख देना है, n इंटू आई लिख देना है। कॉपी करो। हो गया। अब देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, ठीक है। तो अगर एक आर्क मैं बना देता हूं, ये आर्क है, ठीक है, इसका रेडियस यहां पर कहीं पर इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर मान लेता हूं, और इसमें ये भी है किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, एक सेंटर, मतलब कोई रिंग था उसका मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन लिया है, इतने से पोर्शन की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो एक चीज देखो कि एक पूरा सर्कल, पूरा रिंग होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं, 1 टर्न। एक पूरे सर्कल में नंबर ऑफ टर्न्स 1 होता है, ये कुछ पोर्शन है उसका, तो मैं यहां पर ये देख लेता हूं कि ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। हालांकि मुझे पता है 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, पर कितना होगा वो मैं चेक कर लेता हूं। तो ये थीटा एंगल है, रेडियस r है, तो मुझे पता है कि ये जो आर्क होगा, ये जो लेंथ होगी l, तो l इक्वल टू क्या हो गया, r थीटा हो गया, ठीक है। मुझे इतने का चाहिए कि इतने लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, 1 से कम आएंगे, लेकिन चेक करते हैं। देन नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 पाई r लेंथ, 2 पाई r लेंथ में फुल सर्कल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 लेंथ, या यूनिट लेंथ बोल देता हूं कि यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई r हो जाएगा, कैपिटल R लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स इन r थीटा लेंथ,
आर थीटा लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर मैं एन से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या हो जाएगा 1/2πr इनटू आर थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए थीटा/2π। देखो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना 4th 5th में कि 5 पेन का प्राइस इतना है तो 1 पेन का कितना होगा तो हम उसको डिवाइड कर देते थे। फिर आपसे पूछेगा 10 पेन का कितना होगा तो जो 1 पेन का आया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल वो फिनोमेना चल रहा है। क्लियर है ये चीज? यहां पर मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर वो क्या होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। एन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहां पर बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन की जगह ये लिख दूंगा थीटा अपॉन 2π, तो म्यू नॉट आई 2 अपॉन 4π a। वैल्यूज पुट कर दी। ये आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4π a। कॉपी करो। कॉपी हो जाए तो बोलना। हो गया सर। या देखो यहां पर इस बी का वैल्यू लिख देते हैं और इससे रिलेटेड ये अपना रिजल्ट आया। ठीक है, तो यहां देखो मैं कुछ केसेस लेता हूं। फर्स्ट सेमी सर्कल का। ठीक है, तो सेमी सर्कल में कितना रहता है अपना थीटा का वैल्यू। थीटा कौन सा था? ऐसा था ना कि ये कितना एंगल इसके साथ फॉर्म कर रहा है तो ये कितना हो गया थीटा 2π हो गया ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना 2π। तो वैल्यू पुट करते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई 2π अपॉन 4π r। 2π का सॉरी पाई 180 डिग्री होता है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दो यार। पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम बात करते हैं एक क्वार्टर सर्कल पे। ठीक है, तो 1/4 वाले में जो थीटा का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा π/2। तो थीटा इक्वल्स टू π/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई π/2 अपॉन 4π r। पाई से पाई कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r। मैं फुल सर्कल की बात करूं, ये फुल सर्कल मैंने बना दिया। तो फुल सर्कल पे जो थीटा का वैल्यू होगा कितना पूरा घूम जाएगा 2π हो जाएगा 360 डिग्री। म्यू नॉट आई थीटा की जगह 2π 4π r। 2 बचेगा तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही लिखा था हमने। तो ये तीनों लिख लो आप, याद हो जाए तो बेटर है कि एक में फुल में तो 2r आता है वो तो आपको रट्टा मारना ही है अच्छे तरीके से। हाफ में 4r आएगा और उसमें 8r आएगा। मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसके लिए अगर आप छोटा लोगे π/2 से हाफ तो वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। करो कॉपी।
हो गया? बाकी नेक्स्ट टर्न पे करे, कर दूं बंद? सर 2 मिनट। ओके। हो गया सर।